फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है गौरिल्ला सीरीज में। देखिए, गौरिल्ला सीरीज के अंतर्गत हम आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और इस एनटीपीसी की तैयारी में हम जनरल अवेयरनेस की जो है क्लास डेली ले रहे हैं। देखिए, इसमें आपके 40 में 40 की तैयारी कराई जाएगी और यह हमारा आज का सेट नंबर दूसरा है। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर हमारा दूसरा है। इससे पहले हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 जो हमारा अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने उसे देखा और उसमें व्यूज़ की संख्या अच्छी थी। और इसी तरह आप अगर बने रहिएगा तो देखिए जल्दी आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के साथ ही आपको टाइम का जो है थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। इसी विषय अभी अभी से तैयारी करिएगा तो आप जो है अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन यही हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नास्तिक और आस्तिक प्रणाली की विशिष्ट विशेषताएं हैं। कह रहा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास, वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व में विश्वास। तो देखिए 61 नंबर में पहला ही हमारा क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नास्तिक और आस्तिक प्रणाली की विशिष्ट विशेषता है। तो देखिए 61 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी, वेदों की आपकी प्रामाणिकता पर विश्वास। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में एस्टिका संप्रदाय वह थे जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते थे, और नास्तिक संप्रदाय थे जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते थे। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी की लक्ष्मी की प्रतिमा है। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है। तो देखिए यह आपका है मुहम्मद गौरी द्वारा जारी किए गए सिक्के में देवी लक्ष्मी की एक छवि है, जबकि सिक्के के विपरीत तरफ अरबी में कलमा अंकित किया गया था। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 63 नंबर में कि निम्न में से कौन सा युग में आपका मेल खाता है। कह रहा दीवाने बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक द्वारा है, दीवाने ए मुख्त खराज बलबन द्वारा है, दीवाने ए कोही अलाउद्दीन खिलजी है, या आपको कह रहा है दीवाने ए अर्ज मोहम्मद तुगलक है। तो सही मेल खाता है, यानी हमें पॉजिटिव बताना है। क्या बताना है? हमें पॉजिटिव बताना है। तो देखिए 63 का हमारा पहला ही पॉजिटिव हो जाएगा कि देखिए दीवाने ए बंदनगण की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह विभाग गुलामों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल के दौरान दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। नया विभाग दीवाने ए गुस्तकी राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ताकि राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट की खत्म किया जा सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए विभिन्न दीवाने ए अमीर को ही बनाया। दीवाने ए खराज जो बलबन द्वारा विकसित किया गया था। देखिए हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, दीवानी बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि बहमनी राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विकल्प कह रहा है अलाउद्दीन हसन, अली आबुद शाह, हुसैन निजाम शाह, या आपके मुजाजिद शाह है। तो देखिए 64 का हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपके अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जफर ने की थी, जिसे 1347 में, कब? तो 1347 में हसन गंगू के नाम से भी किया था। दक्षिणी भारत के सुल्तानों ने अलाउद्दीन जो आपकी 1303 और 1306 की विजय से अपनी जो है उत्पत्ति प्राप्त की। दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्रता इस्लामिक साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की जो है बहमनी सल्तनत था। आगे देखिए क्या कह रहा है 65 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। कह रहा विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और अरबिंदो। तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में आत्मीय सभा के स्थापना किसने की। तो 65 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में बंगाल के सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की। यह आत्मीय सभा एक दार्शनिक चर्चा मंडल थी, जहां सामाजिक सुधारों के विचारों के लिए वाद विवाद और चर्चाएं आयोजित की जा सकती थी। विकल्प हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी। कह रहा अब्दुल खान गफ्फार को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, CF एंड्रूज को या राजेंद्र प्रसाद को। तो महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी, तो 66 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा CF एंड्रूज। देखिए CF एंड्रूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। और CF एंड्रूज एक अंग्रेजी मशीनरी जिसके भारत में अनुभव ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता और दुनिया भर में भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। एंड्रूज 1904 में एंड्रूज 1904 में एक मशीनरी के रूप में भारत आए और सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया। ब्रिटिश भारत में पाए जाने वाले नस्लवाद से आहत एंड्रूज ने भारतीयों के साथ दोस्ती की तलाश की और हिंदू और बौद्ध परंपराओं और साहित्य के अध्ययन को खुद की तल्लीन कर लिया। तो विकल्प हमारा CF एंड्रूज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए 66 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा अशोक। सांची में महान स्तूप सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सांची का महान स्तूप क्षेत्र में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु रहा। इसका भव्य संरचना आज भी मन को प्रेरित करती है। सांची का महान स्तूप छोटे स्तूपों, मठों और मंदिरों के अवशेषों से घिरा हुआ है। कह रहा 68 में कि संगम युग के संदर्भ में पनार और आपके बिराली यार थे। कह रहा मंदिर के रक्षक और सांड की लड़ाई कराने वाले गायन मंडल या आपके दान दाता। तो देखिए 68 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा, यह आपके गायन मंडल थे। देखिए संगम युग के लोगों के बीच कविता, संगीत और नृत्य लोकप्रिय थे। राजाओं, सरदारों और आपके रईसों द्वारा कवियों को उदार दान दिया जा सकता था। शाही दरबार में पनार और आपके बिराली यार नामक गायन मंडलों की भीड़ रहती थी। वह लोकगीत और आपके लोक नृत्यों के विशेषज्ञ थे। आगे देखिए 69 यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम आपका भारत में नहीं है। तो कह रहा कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो देखिए यह आपकी 69 में यह नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल आपका तिब्बत से है। गंगा का उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख आपके 3900 मीटर के 3900 मीटर के पास गंगोत्री ग्लेशियर से है। यहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जा सकता है। और नदी की लंबाई आपके देखिए गंगा नदी की आपकी लंबाई कितनी है, तो 2525 मीटर। कितना, 2525 आपके किलोमीटर है। और इसके देखिए गंगा किसका है, और तो आपका देखिए 3900 किलोमीटर किसका है, तो आपके ब्रह्मपुत्र का। और नदी की लंबाई में देखिए अगर बात करें तो यह उत्तराखंड के 110 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर द्वारा साझा की करती है। कौन, तो आपकी गंगा नदी। तो विकल्प हमारा सी ब्रह्मपुत्र करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है भारत में रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए कह रहा कि सिंधु तिब्बत में मानसरोवर के पास उगती है और भारत से होकर बहती है और इसके बाद पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु तिब्बत में जो है मानसरोवर के पास उगती है और भारत से होकर बहती है और इसके बाद पाकिस्तान होकर आपके अरब सागर में आपकी गिरती है। यही सेकंड कह रहा कि नदियाँ चंबल और बेतवा गंगा की महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ हैं जो कोसी से मिलने से पहले गंगा में मिलती हैं। यही तीसरा कह रहा है कि पासी घाट के पास दबंग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिल जाती हैं। तो देखिए विकल्प हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा 69 में। तो देखिए विकल्प हमारा सी हो जाएगा। कौन सा, तो सी हो जाएगा आपका। देखिए तीसरा तो हो ही जाएगा, पासी घाट के पास देवंग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। और आपका फर्स्ट भी होगा। फर्स्ट क्या कह रहा है कि सिंधु तिब्बत में मानसरोवर के पास उगती हैं और भारत से होकर बहती हैं और इसके बाद पाकिस्तान होकर अरब सागर में गिर जाती हैं। तो पहला और तीसरा हमारा 69 में करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर है ना, 1 मिनट, हाँ 70 का, हाँ 70 है ना, तो ठीक है इसका भी सी हमारा हो जाएगा। विकल्प नंबर सी कि मुख्य हिम नदी प्रणाली सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली की हैं। सिंधु जो दुनिया के महान नदियों में से एक है। आपका तिब्बत, देखिए यह तिब्बत और मानसरोवर के पास उगती है और भारत में बहती हैं। इसके बाद पाकिस्तान के मध्यम से होकर अंत में कराची के पास अरब सागर में आपके जा गिरती हैं।
नदियाँ चंबल और बेतवा यमुना की महत्वपूर्ण उप सहायक नदियाँ हैं जो आपके गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिलती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आपके शामिल हो जाती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में आपके बहते रहते हैं। आगे देखिए, यही 71 नंबर कह रहा है कि आकाश में फेंका गया एक पत्थर वापस पृथ्वी पर क्यों आपका गिरता है। तो देखिए आपका क्यों गिरता है, देखिए यहाँ से विकल्प आपका डी हो जाएगा कि इसमें आपका एक बल मौजूद होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। आकाश में फेंका गया एक पत्थर, मान लीजिए आप कोई पत्थर आकाश में फेंक रहे हैं और वह पत्थर आपका दोबारा जो है ज़मीन पर गिर जाता है, तो जिसमें एक आपका बल मौजूद होता है जो पृथ्वी की ओर खींचता है। यह बल आपका गुरुत्वाकर्षण के अलावा कुछ नहीं है, यह हमेशा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है या निरंतर वेग से चलती है तब तक किसी बाहरी बल द्वारा उस पर कार्य नहीं किया जा सकता है। जब कोई वस्तु फेंकी जाती है वह गति में नहीं रह सकती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल उस पर कार्य करता है और यह आकर्षण बल है जो आपको वस्तु नीचे की ओर आती है। आगे देखिए, यही कह रहा है आपका 72 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से कौन सी निकलती है, तो आपकी नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है और यह आपके विंध्य पर्वतमाला में निकलती है। माही पश्चिम भारत की एक नदी है। देखिए आपके सारे विकल्प क्लियर हो रहे हैं। माही जो आपकी है वह पश्चिम भारत की एक नदी है। यह मध्य प्रदेश से उगती है और राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। और ताप्ती की बात करें, देखिए ताप्ती विकल्प में दे रखा है। ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों में सतपुड़ा पर्वतों में होता है। यही देखिए 79 कह रहा कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल टोटल आपके 6 वर्ष का होता है। यही देखिए क्या कह रहा है आपका 74 नंबर कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो देखिए यह आपके 14वें थे। कितने, तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे। वह आपके 2015 से 17 तक आपके बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले थे। आगे देखिए यही कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 75 का हमारा विकल्प नंबर भी हो जाएगा टोटल 6 में। देखिए मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकार हैं और भारत के नागरिकों को संविधान प्रदान किया जाता है और जिन्हें किसी भी राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित आपका आधार हैं। जैसे आपका बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 के तहत देखिए समता या आपके समानता या क्षमता का अधिकार किस में है। देखिए आपके किस में, तो 14 से आपके 18वें में। किस में, तो 14 से 18वां तक आपका समता या समानता का अधिकार है और 19 से 22 तक क्या है, तो 19 से 22 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 से आपका देखिए 23 से आपके 24 तक शोषण के खिलाफ अधिकार है। और 25 से 28 तक क्या है, तो 25 से 28 तक आपका जो है वह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29 से 30 तक देखिए क्या है, तो 29 से 30 तक आपका संस्कृति के साथ साथ शिक्षा का अधिकार है। तो विकल्प हमारा 6 टोटल आपके श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है संविधान के मौलिक अधिकारों को। आगे यही देखिए कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए 76 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा मानव तस्करी और बंधुओं मजदूरों पर रोक। देखिए आपके अगर बात करें तो सही उत्तर मानव तस्करी और बंधुओं मजदूरों पर रोक लगाना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद आपका 23 से 24 के बीच है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बेगैर और सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मानव दुर्व्यापार पुरुष महिला बच्चों पर खरीद फरोख्त से वैश्यावृत्ति और देवदासी व दास प्रथा से संबंधित है। इन कृत्यों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 और
समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976 और बनाए गए थे। आगे देखिए 77 नंबर कह रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे आपका प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए यह आपका थैलेसीमिया रक्त का एक आनुवंशिक रोग है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक यानी जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में आपका आता है। रक्त विकार रोग है जो तब होता है जब शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे देखिए यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से तांबे के मिश्र धातुओं का युग्मक कौन सा है? तो देखिए यह हो जाएगा आपका पीतल एवं कांसा। कापर, पीतल और कांसा का मिश्र धातु पीतल है। यह कापर और जिंक का मिश्र धातु होता है। और हालांकि धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज को भी विभिन्न गुणों और रंग भिन्नताओं के उत्पादन के लिए मिश्रित किया जाता है। आगे देखिए यही हमारा 79 नंबर क्या कह रहा है कि हरे पौधे भोजन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए अगर बात करें 79 का तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूरज की रोशनी का। देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे में हरे भाग होते हैं और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया में होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे CO2 प्लस आपका 2H2O, CO2 प्लस आपके 2H2O और ये आपका प्रकाश से और यहाँ पे आपका क्या होता है तो ग्रीन प्लांट्स आपका यहाँ पे होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका ग्रीन प्लांट्स होता है और ये आपका होता है क्या है तो आपके देखिए C2O प्लस आपका O2 प्लस आपका H2O, यहाँ से आपके जो है भोजन आपका जो है तैयार करते हैं हरे पौधे। आगे देखिए क्या कह रहा है 80 नंबर की निम्नलिखित में से किस ईंधन का उच्चतम कैलोरी मान है? तो देखिए 80 का विकल्प डी हो जाएगा आपके हाइड्रोजन का। ईंधन घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से लकड़ी और लकड़ी का कोयला और पेट्रोल, केरोसिन आदि है। इन पदार्थों को ईंधन कहा जाता है। यह एक अच्छे ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हैं, सस्ता और मध्यम दर से हवा में आसानी से जलता है और बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। ईंधन की दक्षता को इसके कैलोरी मान से मापा जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना MDBI किस राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी वाला खाद्य योजना है? तो 81 का विकल्प नंबर हमारा सी है, ये आपके झारखंड के द्वारा। झारखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए अपना बजट पेश किया है। IT ने बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक की वित्तीय राशि की घोषणा की थी और राज्य सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने और पूरे राज्य में 100 मोहल्ले क्लिनिक स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री गरीब भात योजना आपका MDBI की राज्य के गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए है आपका जो है योजना चलाया गया था। आगे देखिए यही कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए GPT का पूर्ण रूप क्या है तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। चैट GPT को 30 नवंबर देखिए यह आपका 30 नवंबर 2022 को कब तो 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका को सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने AI द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कंपनी के भाषा सीखने के लिए मॉडल GPT 3.5 सीरीज पर आधारित है। GPT का अर्थ होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। आगे देखिए क्या कह रहा है केंद्रीय कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 8 अप्रैल 2023 को भारत के संविधान का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस भाषा में जारी किया गया था? तो 83 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका डोगरी। कानून और न्याय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के याया उत्सव के जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया है? तो 84 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा लद्दाख में। याया उत्सव जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है
यह जैविक विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख को अपनी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया है। या तो उत्सव वे आपके बार हेडेड गुज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख के लिए घोंसला बनाने का आवास है। कह रहा ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार आपका देखिए संगीत के क्षेत्र में, किस में? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहीं 86 पूछ रहा है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो 86 में हमारा विकल्प हो जाएगा कपड़ा के। देखिए कपड़ा के निर्यात से भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है 87 में, किस देश ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्केच खिताब जीता है? तो देखिए 87 का विकल्प नंबर हो जाएगा अपने देश भारत ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्केच खिताब जीता है। दीपिका पल्लिकल ने 9 अप्रैल 2022 को ग्लासगो में विश्व युगल स्केच चैंपियनशिप में जेसोना चिनप्पा और सौरभ घोषल के साथ महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीता है। आगे देखिए कह रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के दूसरे चरण में कौन से पहले लाभार्थी बनाए गए? तो रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे और अमित शाह। तो 88 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2021 को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 के टीके की पहली खुराक ली। वह इस कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के दूसरे चरण में पहले ही लाभार्थी बन गए हैं और उन्हें भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित स्वदेशी कोवैक्सीन को खुराक दी गई थी। पांडुचेरी के सिस्टम पी निवेदा ने उन्हें कोवैक्सीन दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच 5वीं रक्षा मंत्रियों की वार्ता डीएमडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो 89 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की आपकी आधिकारिक मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, जिसमें 100 सेंट हैं। इसमें अन्य डॉलर मूल्यवान मुद्राओं से अलग करने के लिए इसे आमतौर पर डॉलर के चिन्ह, देखिए डॉलर का चिन्ह आपका इस तरह से डॉलर का चिन्ह आपका होता है और यह संक्षिप्त किया जाता है। सिंगापुर डॉलर के बिको नोट और सिक्के जारी करने के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण जिम्मेदार है। कह रहा कि ताम्रपाषाण चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि वह मालवा के मैदानों के बसे हुए कृषि समुदाय के साथ क्षेत्र के गुफावासियों के बीच संबंध को प्रकट करते हैं। और यही सेकंड कह रहा कि प्राचीन काल के चित्रों में मौजूद सजीवता और सजीवता गायब हो गई थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही आपको बताना है? देखिए 4 कथन दे रखे हैं आपके। तो देखिए अगर बात करें 90 में तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा पहला और दूसरा। 2 ही कथन दे रखे, दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है 91 में कि भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना कौन सा सही है। तो 91 का देखिए 91 की बात करें तो 91 में विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ना तो हमारा एक सही होगा ना तो बी। देखिए भक्ति आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध संतों के समूह नयनारो और अलवारो ने किया था। यह संत आत्मसंयम के खिलाफ थे। भक्ति संतों ने एक तर्क दिया था कि बौद्ध और जैन विद्यालयों को तपस्या के विपरीत भगवान के प्रति परम समर्पण ही मोक्ष का एकमात्र तरीका है। इसलिए भक्ति संत बौद्ध और जैन विद्यालयों की तपस्या का विरोध करती हैं। इसलिए विकल्प ए की कथन सही नहीं होगा। और यहीं देखिए आपके भक्ति आंदोलन के संतों ने जीवन के सरल और शुद्ध तरीकों को बढ़ावा दिया। संतों के अनुसार भक्ति के लिए तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूरे देश में सामाजिक सुधार हुए हैं। तो विकल्प हमारा ना तो हमारा ए होगा ना तो हमारा बी होगा। आगे देखिए कह रहा है 92 पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो 92 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे
जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र लिखा था। पंचतंत्र की रचना सटीक अवधि निश्चित की गई है, जो कि आपकी 1200 ईस्वी से आपकी 300 ईस्वी तक आपकी भिन्न आपके बताई जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द स्पीकर नरेटर इन द पेस्ट्रोल एलजी इज। तो देखिए 93 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्पेयर्ड। क्या हो जाएगा? स्पेयर्ड हो जाएगा। देखिए द स्पीकर नरेटर इन द पेस्ट्रोल एलजी इज द स्पेयर्ड, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? द पेस्ट्रोल एलजी इज पोएम अबाउट बोथ डेथ अर्थ अलैकिक रूरल लाइफ ऑन फ्यूचरिंग ऑफ स्पेयर्ड। तो विकल्प हमारा ये स्पेयर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए ये आपका 94 का विकल्प नंबर, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 94 का ये हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के लिए उद्देश्य ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। यह केंद्र सरकार के प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार था। धारा 3 के तहत पर्यावरण प्रदूषण को सभी रूपों में रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए जिम्मेदार है। यह अधिनियम अंतिम बार 1991 में, कब? यह अधिनियम अंतिम बार 1991 में संशोधन किया गया था। और यही देखिए कह रहा है 95 में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए यह आपका टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। मोबाइल टच स्क्रीन में आमतौर पर दो मॉड्यूल होते हैं, एक टच होता है और दूसरा आपका स्क्रीन होता है, जो मोबाइल पर कंटेंट को प्रदर्शित करती है। तो टच मूल रूप से सेंसर और डिवाइस के स्क्रीन के साथ एम्बेडेड है, जो इस तरह से टच स्क्रीन कंबाइंड के एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा कि असंदिग्ध निर्दिष्ट आंकड़े इनपुट डेटा का उपयोग सूचना में परावर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचलन निष्पादित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए अगर बात करें 96 का, तो 96 का विकल्प हो जाएगा आपका स्विजन यानी स्विचिंग हो जाएगा। स्विचिंग से तात्पर्य यह चुनने की प्रक्रिया से है कि कौन सा डेटा या निर्देश कंप्यूटर आगे निष्पादित करेगा, और यह सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर लागू नहीं हो सकता है। आगे देखिए यह कह रहा है कि काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? तो देखिए आपका यह बारमूला में। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बारमूला जिले के राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग 36 परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाला पक्षियों के लगभग 120 प्रजातियों का घर है, जिसमें गोल्डन ईगल और इसमें इम्पियन मोनाल तीतर, इस तरह के आपके कोकाल तीतर, इस तरह के आपके पक्षियाँ उसमें आपके शामिल हैं। कह रहा रतन एवं टाटा द अर्थराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 98 का हो जाएगा आपके डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। हार्पर कॉलिंस ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के अधिकृत जीवनी प्रकाशित करने के लिए अधिकार हासिल किया। रतन ए टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी शीर्षक वाले पुस्तक नवंबर 2022 की शुरुआत वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। कह 99 में कि प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किस राज्य ने अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो 99 का विकल्प हमारा भी हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। देखिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों के हुए नुकसान को भरपाई करना, और योजना के प्रारंभिक कोष को 10 करोड़ रुपए हैं। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा कि फरक्खा पोर्टल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कह रहा कि यह स्कूलों में छात्राओं और शिक्षकों दोनों का आकलन करेगा। और यहीं सेकंड कह रहा कि इस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऊपर आपको दिए गए कथनों में से आपका कौन सा सही है? तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए यह विकल्प हमारा सी हो जाएगा, पहला और दोनों हमारे सही हो जाएंगे। पहला
कथन एक सही है। शिक्षण जो है आपका छात्र शिक्षण मूल्यांकन परीक्षा उच्च उच्च शिक्षा संस्थान और स्कूलों के छात्रों और संकाय सदस्यों का मूल्यांकन करेगा। और कथन दो सही है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदीय AICTI द्वारा जारी किया गया है। AICTI तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैधानिक निकाय और राष्ट्रीय स्तर को शीर्ष सलाहकार निकाय होगा। तो ये देखिए हमारा यह सेट नंबर कितना था, तो यह हमारा सेट नंबर आज का दूसरा था। तो देखिए आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी कमेंट में। और देखिए जब तक आपका वैकेंसी नहीं आती आप लोग तैयारी करते रहिए। और देखिए वैकेंसी तो आपकी इंक्रीज होनी है। अभी तो आपका 10,000 एबव आया है। अभी यह वैकेंसी कम से कम आपका 15 से 18,000 यह वैकेंसी आपकी होगी ज़रूर। आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले आपका यह वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इसी चैनल पे आपको कंप्लीट जीके और रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराया जाएगी। देखिए रीजनिंग की भी क्लास इस पे हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आपकी प्लेलिस्ट जल्दी बन जाएगी आपकी RRB NTPC की।